बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन मन जैसे कि रौरमन जानीला कि हर हफ्ता रौरमन ले हम नवा और बेस जानकारी लेके आविला। आज भी हम रौरमन ले नवा और बेस जानकारी लेके आई। मतलब किसान भाई बहन मन जानकारी लेकर आगे चलू हमने देखा थे कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। अच्छे फसल उत्पादन के लिए आवश्यक है मिट्टी जांच। राज्य में समय समय पर चलाए जाते हैं बीजोपचार कार्यक्रम। एक साथ बहुत सारे काम करता है पावर टीलर। बेहतर फसलोत्पादन के लिए समय समय पर खेत की मिट्टी की जांच कराना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सही उत्पादन लेने के लिए संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरक तभी प्रयोग कर सकते हैं जब मिट्टी की उर्वरता का सही ज्ञान होगा। जांच से ही मिट्टी में पोषक तत्व के सही प्रतिशत मान का पता चलता है। साथ ही मिट्टी की अम्लीयता और क्षारीयता का भी पता चलता है, जिससे हम उचित खाद, उर्वरक, मृदा सुधारक और उचित फसल का चुनाव कर सकते हैं और अच्छी मात्रा में गुणवत्ता युक्त फसल प्राप्त कर सकते हैं। गुणवत्तापूर्ण अनाज हमें तभी प्राप्त हो सकता है जब फसल रोग मुक्त और कीट मुक्त हो। रोग मुक्त और कीट मुक्त फसल प्राप्ति के लिए बीजोपचार सशक्त माध्यम है। कृषि विभाग झारखंड समय समय पर राज्य के विभिन्न जिलों में बीजोपचार कार्यक्रम चलाती है, जिसके अंतर्गत किसानों को बीजोपचार करने के तरीके बताने के साथ दवाएं भी मुहैया कराई जाती है। राज्य के कृषक इन कार्यक्रमों द्वारा लाभान्वित हो सकते हैं। स्वीट कॉर्न आजकल हमारे झारखंड के लगभग सभी क्षेत्रों में लगाया जाता है। जो किसान भाई इस समय स्वीट कॉर्न लगाने के इच्छुक हैं, वे स्वीट कॉर्न के उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें। स्वीट कॉर्न के उन्नत प्रभेदों में सुगरी 75, मिष्टी, माधुरी और प्रिया बेहतर माने जाते हैं। सुगरी 75, मिष्टी, माधुरी और प्रिया स्वीट कॉर्न के उन्नत प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं और कम समय में तैयार हो जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 10 से 12 किलोग्राम की दर से बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित कर लेना अच्छा होता है। स्वीट कॉर्न के ये प्रभेद 80 से 85 दिनों में तैयार हो जाते हैं तथा 200 से 250 क्विंटल तक स्वीट कॉर्न की उपज पाई जा सकती है। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है। ज्यादा ठंड की स्थिति में आलू की फसल में ठंड और कुहासे के कारण अंगमारी रोग लगने की संभावना रहती है। ये अंगमारी रोग 2 प्रकार के होते हैं, अगेती अंगमारी और पिछेती अंगमारी। अगेती अंगमारी में पत्तियों में धब्बे हो जाते हैं और पिछेती अंगमारी की स्थिति में पत्तियों के किनारे किनारे धब्बे बनते हैं, जो आलू की फसल को प्रभावित करते हैं। इस रोग के असर से फसल की बढ़वार कम हो जाती है और उत्पादन बहुत कम हो जाता है। रीडोमिल दवा के छिड़काव से इस रोग पर काबू पाया जा सकता है। किसी भी फसल को लगाने के लिए सबसे पहले खेत की तैयारी करनी होती है। इस कार्य को आसानी से करने के लिए किसान पावर टीलर नामक उपकरण की सहायता ले सकते हैं। खेत की तैयारी में होने वाले बहुत सारे कामों को ये उपकरण तुरंत निपटा देता है। ये है पावर टीलर। खेत में ये उपकरण किसानों की बहुत तरीके से मददगार साबित होता है। इस उपकरण द्वारा खेत की जुताई, ढुलाई, ढेला फोड़ना जैसे कामों को आसानी से किया जा सकता है। पावर टीलर की मदद से एक दिन में लगभग 6 एकड़ भूमि को बुआई के लिए तैयार किया जा सकता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस।
मेदिनीनगर अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। हम सबके सहयोग से राज्य में कोरोना संक्रमण लगभग समाप्त हो गया है, फिर भी सतर्कता जरूरी है। संक्रमण से बचते हुए कृषि कार्य करें और जो किसान भाई अभी तक टीका नहीं लिए हैं वे टीका जल्द लगवा लें। साथ ही बूस्टर डोज लगवाने में भी देर ना करें ताकि कोरोना बीमारी पूरी तरह से समाप्त हो सके। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में रोरमन तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, मौसम के हाल के बारे में और कृषि संबंधी नवा जानकारी मिलक। एखन बेरा हो जा है एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रोरमन के जानकारी देवा थी। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। किसान भाई बहन मन, विराम के बाद रौरमन के एक बार फिर से स्वागत है। तो चलो अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाती जानकारी की ओर। आज की जो जानकारी है वो जानकारी है मशरूम कर उन्नत खेती कर बारे में। मशरूम कर खेती तो ढेर किसान भाई बहन मन करे ना और
कभी कभी उनके मतलब नुकसान भी होला, मगर नुकसान न होवे और ओकर उन्नत खेती कैसे करल जाए एक बारे में जानकारी, तो जानकारी चाहिए तो चलू हम रौरमन के फीचर कर माध्यम से एक जानकारी दिवा थी। हमारे यहाँ पिछले कुछ वर्षों में मशरूम की मांग तेजी से बढ़ी है, लेकिन जिस हिसाब से बाजार में इसकी मांग है उस हिसाब से अभी भी इसका उत्पादन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में किसान मशरूम की खेती कर अच्छा मुनाफा कर सकते हैं। मशरूम की 3 मुख्य प्रकारों में बटन मशरूम की खेती भारत में सबसे ज्यादा की जाती है। इसका आकार टोपी नुमा और मांसल होता है। इसके लिए ठंडी जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। आज हम ICAR प्लांडू में हैं और हमारे साथ हैं यहाँ के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर AK झा, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि मशरूम की उन्नत खेती हमारे किसान भाइयों के लिए किस प्रकार से लाभदायक है और इसके कैसे वो कर सकते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिले। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सभी किसान भाइयों को हमारा जोहार। सर, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि अगर हमारे किसान भाई मशरूम की उन्नत खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करें? देखिए, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि मशरूम एक उत्तम क्वालिटी का स्वादिष्ट फफूंद है, खाने योग्य फफूंद है, जिसमें कि बहुत उत्तम क्वालिटी का प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा जो है सो मशरूम में विटामिन B, विटामिन D काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अन्य मिनरल्स भी जैसे आयरन हुए, पोटासियम हुए, ये सब भी मशरूम में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो मशरूम जो है सो न्यूट्रिशन के हिसाब से भी बहुत लाभकारी है। इसके अलावा अगर हम आमदनी की बात करें तो चूँकि मशरूम की खेती के लिए किसी भी ज़मीन या खेत की आवश्यकता नहीं है, ये आप कमरे के अंदर मशरूम की खेती कर सकते हैं। इसलिए इसको महिला किसान भी जो कि बाहर नहीं जा सकती हैं वो भी इसकी खेती करके अधिक से अधिक आमदनी कर सकते हैं। जहाँ तक झारखंड का बात है तो झारखंड में मशरूम का बहुत कम उत्पादन होता है। अगर हम बात करें तो लगभग 6000 मैट्रिक टन सालाना मशरूम का उत्पादन है, जो कि अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी कम है। और जबकि मशरूम की खेती की झारखंड में काफ़ी संभावनाएं हैं। अगर हम मौसम के हिसाब से बात करें तो मौसम के हिसाब से इस झारखंड राज्य में सालों भर हम मशरूम की अलग अलग प्रजाति की खेती कर सकते हैं। मशरूम उगाने का सही समय अक्टूबर से मार्च के महीने में होता है। मशरूम की खेती एक विशेष प्रकार की खाद पर ही की जाती है, जिसे हम कंपोस्ट कहते हैं। इसके लिए धान की पुआल या गेहूं के भूसे का उपयोग किया जा सकता है। लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पर वेस्टर्न मशरूम की खेती करते हैं। वेस्टर्न मशरूम जो है तो उसकी खेती बहुत आसानी से की जा सकती है। किसान भाई इसको घर में बहुत आसानी से इसकी खेती कर सकते हैं और लगभग 12 महीना में 8 महीना इसकी खेती हम कर सकते हैं। इसके अलावा जब गर्मी का मौसम आता है तो गर्मी का मौसम में हम लोग दुधिया मशरूम, जो कि मिल्की मशरूम कहते हैं जिसको हिंदी में, उसकी खेती आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा जब अभी जाड़े का मौसम है तो जाड़े के मौसम में किसान जो है तो लंबी विधि से सीजनल जो है बटन मशरूम की खेती भी आसानी से कर सकते हैं। अगर हम एक एक करके बात करेंगे कि मशरूम का खेती हम अच्छे से वैज्ञानिक ढंग से कैसे करेंगे, तो किसी भी मशरूम की खेती करने के लिए जो हम बताते हैं किसानों की कि 4S का सबसे ज़रूरत है। 4S का कहने का मतलब है कि जैसे पहला S हुआ सबस्ट्रेट, माने जिस पर मशरूम की खेती की जा सकती है, और वो सबस्ट्रेट या तो धान की कुट्टी या गेहूं का भूसा इत्यादि हो सकता है। दूसरा है स्टेलाइजेशन, माने जहाँ पर हम मशरूम की खेती करते हैं, जिस कमरे में हम मशरूम का खेती करते हैं, और सैनिटेशन है ना, उसका सैनिटेशन, उसका रख रखाव उसमें बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए, प्रबंधन उसका बहुत अच्छा सा होना चाहिए। उसमें उस कमरे में किसी तरह का कीटाणु या रोग का मतलब नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम व्यवस्था करेंगे और इसके लिए सिंपल हम जो है रूम को जो है सो फॉर्मेलिन 2% फॉर्मेलिन से हम रूम को धो लेंगे मशरूम की खेती करने से 1 सप्ताह पहले। तो ये हमारा सैनिटेशन हुआ। और जो हम बात कर रहे थे स्टेलाइजेशन, तो जो हम कुट्टी ले रहे हैं, धान का कुट्टी हो या गेहूं का भूसा हो, उसका स्टेलाइजेशन करना, माने जर्म जो है अगर उसमें किसी तरह का कीटाणु है, अगर किसी तरह का उसमें फफूंद है, दूसरा फफूंद है, तो उसको नाश करना है। तो ये हमारा स्टेलाइजेशन हुआ। और तीसरा जो है मशरूम का बीज। ये 4 चीज़ बहुत आवश्यक है। अच्छी गुणवत्ता वाली कंपोस्ट बनाने के लिए इसमें कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का भी उपयोग करना चाहिए। कंपोस्ट शेड में ही तैयार किया जाता है। इसे तैयार करने में करीब 28 दिनों का समय लगता है। विशेषज्ञ जो कुछ भी इसके बारे में बताएं उस पर
ध्यान से अमल करना चाहिए, क्योंकि मशरूम की अच्छी खेती के लिए कंपोस्ट निर्माण सबसे अहम प्रक्रिया मानी जाती है। कोई भी मशरूम की हम खेती करते हैं तो उसमें जो हमारा सबस्ट्रेट है, जैसे धान की कुट्टी या गेहूं का भूसा का बात किए, तो उसका स्टेलाइजेशन हम 2 विधि से कर सकते हैं। एक, जैसे हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक विधि से अगर हम करना चाहते हैं तो हम गर्म पानी में उस सबस्ट्रेट को फुला सकते हैं। फुला करके गर्म पानी में उबाल करके हम उसको हम फिर उसमें बैग लगाते हैं। गर्म पानी में उबालने के लिए जैसे अगर हम गेहूँ का लेते हैं तो गेहूँ का जो है सबस्ट्रेट भूसा हम लेते हैं तो उसको 60 से 70 डिग्री टेम्परेचर पर 1 घंटा तक गर्म पानी में, खौलते हुए पानी में उसको रखेंगे तो जो हमारा बैक्टीरिया, जो अन्न फफूंद या जो कीट होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह अगर धान का कुट्टी लेंगे तो उसको थोड़ा सा हाई टेम्परेचर 70 डिग्री के आसपास, 70 से 80 डिग्री के आसपास उसको 45 मिनट तक रख करके हम गर्म पानी से उपचार करके उसकी खेती कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि गर्म पानी से जो ये विधि बताए इसमें अगर किसान भाई नहीं कर पाते हैं तो वो केमिकल स्टेलाइजेशन भी रासायनिक विधि से भी कर सकते हैं। और रासायनिक विधि में जो है तो बेविस्टीन की मात्रा लिया जाता है। जैसे 100 लीटर अगर पानी लेते हैं तो 10 ग्राम बेविस्टीन और 100 लीटर पानी में 50 से 100 ml फॉर्मेलिन दे करके हम उसको सबस्ट्रेट को स्टेलाइज करते हैं, जर्म रहित बनाते हैं। और जब उसको हम फुला लेते हैं, गेहूं को हम रात भर 12 घंटा फुलाने के बाद उसको बाहर निकाल लेते हैं। ये जो हमारा सबस्ट्रेट है उसको बाहर निकाल के धूप में सुखा लेते हैं। धूप में सुखाने के बाद ये ध्यान देना है कि उसमें 50 से लेकर के 55% तक नमी होना चाहिए। इतना सूखना चाहिए कि उसको हम अगर हम कुट्टी को, जो हमारा सबस्ट्रेट है, उसको हम हाथ में लेके दबाएंगे तो उसमें से पानी गिरना भी नहीं चाहिए, मतलब बहुत गीला नहीं होना चाहिए और पूरी तरह सूख भी नहीं जाना चाहिए। तो हम उसको बोलते हैं कि 50 से 55% तक सबस्ट्रेट में जो है सो हमारा नमी होना चाहिए। उसके बाद हम बैगिंग करते हैं। बैगिंग करने में भी अच्छा स्पॉन का प्रयोग करना चाहिए। जानकार कहते हैं कि 1 किलोग्राम मशरूम के उत्पादन में किसानों को 25 से 30 रुपए की खर्च होती है, जबकि 40 से 50 रुपए तक की कमाई आसानी से हो जाती है। जाहिर है मशरूम की खेती बेहतर आमदनी का जरिया बन सकती है। देखिए, मशरूम की खेती जो है सो हमारे झारखंड में जो है सो बाहर में मशरूम की खेती करना संभव नहीं है। मशरूम की खेती हम कमरे के अंदर ही करेंगे। एक्चुअली वेस्टर्न मशरूम की अगर हम खेती करते हैं वो भी हम कमरे के अंदर करते हैं। बटन मशरूम की खेती करते हैं तो कंपोस्ट जो है, कंपोस्ट हम बाहर में बनाते हैं, उसका कंपोस्ट हम बाहर में बना सकते हैं। लेकिन जब हम बैग बनाते हैं 10 kg का जो बैग बन जाता है तो उसकी खेती हम अंदर में करते हैं। लेकिन उड़ीसा में क्या है कि जैसे एक पुआल मशरूम होता है जिसको हम पैडी स्ट्रॉ मशरूम कहते हैं, तो पैडी स्ट्रॉ मशरूम के लिए भी तापमान 25 से लेकर के 35 डिग्री चाहिए। लेकिन नमी जो है सो उसमें मोर देन 90% जो है सो उसमें नमी चाहिए, वातावरण का जो नमी है। तो उड़ीसा में क्या होता है कि जहाँ समुद्री क्षेत्र है और आप खेत में देखें जहाँ केले की खेती होती है, वहाँ केले के खेत के बीच में जो है सो आपका काफ़ी नमी पाया जाता है, क्योंकि वो लोग केले में पानी का उपयोग करते हैं। और उधर जो उड़ीसा का जो बेल्ट है, समुद्री किनारा बेल्ट है, वहाँ वातावरण में पूरा नमी है। तो वो पुआल मशरूम है, उसकी खेती उड़ीसा में लोग जो है सो बेड बना करके और बाहर में, कमरे के बाहर उसकी खेती करते हैं। लेकिन झारखंड में अगर पैडी स्ट्रॉ मशरूम की खेती भी करना है तो तापमान और वातावरण मॉइस्चर देखते हुए हम इसकी खेती कमरे के अंदर ही करेंगे, बाहर इसकी खेती नहीं। तो देखो, मशरूम कर उत्तम खेती कर ले, कहते सुंदर जानकारी मिले कि नहीं, तो कहे कर मतलब इसने जानकारी लान के देविला। तो चलिए अपन कार्यक्रम के हम आगे बढ़ा थी दूसरी जानकारी को। दूसरी जानकारी है, यह जानकारी बहुत सुंदर है कि बहुत किसान भाई बहन मन दलहनी फसल करे ना, और दलहनी फसल करे में मन के बहुत नुकसान होएला है नहीं। तो दलहनी फसल में जीवाणु खाद कर प्रयोग कर बारे में, ओकर प्रयोग कैसे करल जाए। जीवाणु खाद मैंने केचुआ खाद हो गया है नहीं, तो रौरे में तो जानबे करीला। तो चलो ये जानकारी के अगर चाहिए तो हमारे का जो विशेषज्ञ साहब हैं उनकरे से मिला थी और जानकारी के लिए हुआ थी। आज हमारे साथ हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शशि भूषण जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि दलहनी फसलों में जीवाणु खाद का क्या महत्व है। दलहनी फसल मुख्य रूप से ज़्यादातर अभी रबी के समय में होता है। कुछ ही फसल हैं जो कि खरीफ मौसम में होता है। दलहनी फसलों में हम लोग मूंग ले सकते हैं, चना ले सकते हैं, राजमा ले सकते हैं, अरहर का खेती कर सकते हैं। तो इस तरह से मटर ले सकते हैं। कुछ फसलें हैं जो हम दलहनी के रूप में उपयोग करते हैं।
और इसमें जो जैविक खाद का उपयोग करते हैं, राइजोबियम का हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं। वैसे जैविक खाद का जहाँ तक आप जिक्र कर रहे हैं, जीवाणु खाद का जो आप जिक्र कर रहे हैं, जीवाणु खाद और भी तरह के होते हैं जो कि इसमें जो आप पल्सेज का बात कर रहे हैं, इसके अलावा और भी धान्य फसल जैसे होते हैं उसमें भी कुछ जीवाणु खाद का उपयोग किया जाता है। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ आपका दलहनी फसलों के लिए है, तो हम लोग दलहनी फसलों तक ही सीमित रहेंगे और दलहनी फसलों में राइजोबियम का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जीवाणु खाद होता क्या है? जीवाणु खाद का मतलब है कि ऐसा खाद जो आप उसके जीव को आप अपने आँखों से नहीं देख पाएंगे। ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हैं, लेकिन इसके फायदे बहुत ज़्यादा हैं। आप इसको अपने खेतों में डालेंगे, आपके फसल में नेत्रजन का अवेलेबिलिटी को वो मतलब उपयोगिता को बढ़ा देते हैं। आपको पता होगा कि हवा में सिर्फ 21% ऑक्सीजन होता है जिसको हम लोग लेते हैं और बहुत आराम से जिंदा है। उसी तरह से हवा में आप समझिए नेत्रजन 78% है, यानी कि ऑक्सीजन से करीब करीब 3 गुना 4 गुना ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उसकी आवश्यकता हमारे फसलों को होती है। और यही कारण है कि हम जीवाणु खाद, जैविक खाद और यूरिया, DAP या SSP, MOP इन सब खादों का उपयोग करते हैं जिससे कि ये नेत्रजन जो है हमारे पौधे को मिल सके। बिल्कुल। तो जैसे कि अगर दलहनी फसलों में बात करें तो जीवाणु खाद जो प्रयोग करेंगे हमारे किसान भाई, वो किस प्रकार से प्रयोग करेंगे और कैसे इसका लाभ मिल पाएगा? जहाँ तक जीवाणु खाद यानी कि राइजोबियम का बात है, तो राइजोबियम हम लोग जो पल्सेज में देते हैं, पल्सेज की खेती में, उसमें करीब करीब हम 250 ग्राम अगर हम राइजोबियम को लेते हैं तो 250 ग्राम राइजोबियम करीब करीब 10 से 15 किलो सीड जो है उसके लिए सफिशिएंट होता है। लेकिन इसको उपयोग करने का जो तरीका है वो बहुत ही ज़रूरी है जानना, जिसको मैं अभी शॉर्ट में बता भी देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले गुड़ लेना चाहिए। गुड़ 100 से 200 ग्राम आप गुड़ लीजिए, जिसको कि आप अच्छे से पानी में उसको गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद वो घुल जाएगा पानी में। पानी में घुलने के बाद इसको ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद तब इसमें आप 10 से 15 किलो जो सीड है बीज, उसको उसमें डालें और 250 ग्राम राइजोबियम उसमें डालकर इसको अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें, अच्छा से मिला लें और तब इस खाद को, इस बीज को अपने खेतों में डालें। इससे क्या होता है कि जो हवा में नेत्रजन है उस नेत्रजन को ये अपने पौधे में अवशोषित कर लेता है। एक्चुअली इसमें कुछ साइंटिफिक मेथड है। जो इसका जड़ होता है, जड़ के अंदर से ये घुसता है और घुसने के बाद एक्चुअली जब हम लोग जानते हैं कि जब नेत्रजन डालते हैं यूरिया के फॉर्म में, तो उसमें यूरिया में हवा में जो है नाइट्रोजन है, लेकिन नाइट्रोजन डायरेक्ट पौधा नहीं लेते हैं, वो अमोनिकल फॉर्म में या नाइट्रेट फॉर्म में लेते हैं। तो इस फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग राइजोबियम का उपयोग करते हैं। ये राइजोबियम जो जड़ है, जड़ से अंदर घुसता है और पौधे के अंदर जाता है और कोशिका में ये जो नेत्रजन है डायरेक्ट जो हवा में उपलब्ध है, इसको वो फैक्ट्री के रूप में काम करता है। एक फैक्ट्री, जैसे फैक्ट्री में नाइट्रोजन को कैसे अमोनिकल फॉर्म में बनाते हैं या नाइट्रेट फॉर्म में, उसी तरह से ये राइजोबियम जो अंदर जाता है पौधे के अंदर, वो हवा के नाइट्रोजन को ये कन्वर्ट करता है अमोनिकल फॉर्म में, जो कि पौधे आसानी से, जैसे हम लोग कैसे बोलते हैं कि हम डायरेक्ट अनाज नहीं खा सकते हैं, रोटी में कन्वर्ट करेंगे तभी रोटी खा सकते हैं, डायरेक्ट हम चावल नहीं खा सकते हैं, डायरेक्ट हम गेहूं नहीं खा सकते हैं, वही एक उसी तरह का ये प्रकार है। यानी उसको पकाया जाता है, उसके तैयार किया जाता है उसके जी भोजन के रूप में। जी, और यही कारण है कि हम लोग जितने भी दलहनी फसल हैं उसमें यूरिया का प्रयोग हम लोग कहते हैं कम से कम करें। तो बताओ,
आज कर दे जो दुयो जानकारी मिलक रौरे मन के कैसन लागल, बेस जानकारी है ने। और इसने जानकारी तो रौरे मन के लाइन के देविला और साथे इहो कहिले कि भाई देखो रौरे मन फिर कोई जानकारी है या हमारे कोई जानकारी चाहे तो पता के लिखू। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातुर और रांची, मतलब पिन कोड संख्या के लिखना जरूरी है भाई, है नहीं। पिन कोड संख्या है 834001। तो रौरेमन आज इजाज़त दो, मतलब यह दिना और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हो। तब तक इजाज़त दो, नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।